बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे समरफील्ड क्वांटम थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। लास्ट लेक्चर में हमने 1D से डील किया था। आज हम जो है 3D से जो है डील करेंगे। 3D को जो है वो स्टडी करेंगे डिटेल में। समरफील्ड थ्योरी ऑफ मेटल इज ऑल्सो नाउन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ मेटल। हम इसे क्वांटम थ्योरी ऑफ मेटल भी कहते हैं। फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ कंसीडर अ क्यूबिक फॉर्म क्रिस्टल, मतलब हमने एक क्रिस्टल कंसीडर किया है जो कि क्यूबिक फॉर्म में है। चूँकि अब हम 3D की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक फॉर्म में लेंगे एक क्रिस्टल, और जो है यहाँ पर इनसाइड द बॉक्स जो है, इनसाइड द क्रिस्टल पोटेंशियल जो है वो 0 है, आउटसाइड पोटेंशियल हमारे पास इन्फिनिटी है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं इन 3 डायमेंशन, यानी एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं और जी डायरेक्शन में भी वो मूव कर रहे हैं। इसकी साइड्स को मैंने एल का नेम दिया है। लास्ट वीडियो में हमने 1D से जो है डील किया था इसी टॉपिक को, 1 डायमेंशनल बॉक्स स्टडी किया था। उसमें भी हमने एक पोटेंशियल वेल लिया था, लेकिन उसमें जस्ट हमने एक्स एक्सिस की बात की थी। लेकिन इसमें हम जो है उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था, ठीक है, जो कि बॉक्स के अंदर मूव करता था। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं इन 3 डायमेंशनल। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे। क्वांटम थ्योरी का नाम सुनते ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन माइंड में आ जाती है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वाली। क्यों टाइम इंडिपेंडेंट वाली यूज़ करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल के साथ जो है टाइम का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर फिगर में, तो इसलिए हम जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। हम वेव इक्वेशन निकालते हैं जस्ट एक्स एक्सिस के लिए, फिर उस वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम 3 डायमेंशन यानी तीनों डायरेक्शन के लिए उसे लिख लेंगे। क्या है मेरे पास वेव इक्वेशन? कर्ली स्क्वायर साई एक्स ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस वी साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये है जी मेरे पास वेव इक्वेशन। ये साई जो है, साई ये है वेव फंक्शन। बेसिकली वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? वेव फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारे पास होते हैं चांसेस, यानी कितने चांसेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने के। ओके, मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया। इनसाइड बॉक्स की बात कर रही हूँ तो V जो है वो मेरे पास 0 है यहाँ पर, यानी पोटेंशियल 0 है। यहाँ पर जब मैं V 0 पुट करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। मेरे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई V को 0 पुट करने के बाद। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं यहाँ से इस पूरी चीज़ को जो है k स्क्वायर जो है वो उसके इक्वल रख लेती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगी 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर जो है E, ये मैंने कंसीडर कर लिया k स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करूँगी, इस इक्वेशन को मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूँगी तो इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगी कर्ली स्क्वायर साई एक्स ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पूरी चीज़ की जगह पे k स्क्वायर पुट कर देंगे और साई एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास वेव इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। जस्ट एक्स एक्सिस के लिए ये इक्वेशन आई है मेरे पास। अब मैं जो है इसको 3D के लिए भी लिख सकती हूँ। हमारे पास जो है वो डेल ऑपरेटर, डेल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इस इक्वेशन को अगर 3D के लिए लिखना चाहें तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पर मैं साई लगाऊंगी और साथ में R लगाऊंगी। R यहाँ पर क्या है? R इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मेरे पास यूनिट वेक्टर R जो है वो है बराबर होता है एक्स आई, R जो है वो बराबर होता है एक्स आई
कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, यानी ये तीनों डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगी। ठीक है, ये आ जाएगा और साथ में मेरे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी इस तरह से, तो मैं वहाँ पर डेल स्क्वायर ही पुट कर सकती हूँ डायरेक्टली, डेल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी, के स्क्वायर साई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई है जी वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल। ओके, 3 डायमेंशन के लिए वेव इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं। इस इक्वेशन स्टार में जो है मुझे यहाँ ई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं ई की वैल्यू फाइंड कर लूँगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी वो हमारे पास होता है हैमिल्टोनियन एनर्जी इक्वेशन, हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू ई, साथ में वेव फंक्शन साई होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये है जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये है। यहाँ से मुझे पता है हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन इक्वल होता है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी। ठीक है, वी यहाँ पर एक्चुअल में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमने फिगर में 0 कंसीडर किया, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, तो मेरे पास ये बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, देन अब यहाँ पर P मेरे पास जो है वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम है, तो ये H जो है वो इक्वल है E के, तो मैं यहाँ पर E पुट कर सकती हूँ, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब इस E की वैल्यू को जो है मैं इक्वेशन स्टार में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन स्टार। मैं आपको दिखाती हूँ इक्वेशन स्टार कौन सी हमने कंसीडर की थी। ये देखें, इस इक्वेशन में इस जगह पर यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दूँगी, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये हो जाएगा 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर और ई की जगह पे पी स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से 2m से कैंसिल आउट हो गया, तो मैं अगर p की वैल्यू निकालना चाहूँ तो p की वैल्यू मेरे पास आएगी h क्रॉस k के इक्वल। ये मेरे पास एक्चुअल में किसकी वैल्यू आई है, ये मेरे पास आई है क्रिस्टल मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल मोमेंटम। ये जो हमने वेव इक्वेशन निकाली है इसका जनरल सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, जनरल सोल्यूशन the general solution of equation 2 यानी wave equation is, ये मेरे पास होगा साई x के लिए पहले कर लेते हैं, फिर y z के लिए भी सिमिलरली निकाल लेंगे, e टू द पावर आयोटा के x और साथ में x। सिमिलरली साई वाई ई टू द पावर आयोटा के वाई और साथ में वाई। जी के लिए भी सेम, जस्ट जी आ जाएगा, ई टू द पावर आयोटा के जी और साथ में जी। अब मैं यहाँ पे टोटल जो है वो वेव फंक्शन निकाल लूँगी। ये मेरे पास आ गया टोटल वेव फंक्शन, यानी 3 डायमेंशन का, तीनों डायरेक्शंस के लिए, 3D के लिए। आर मैंने पहले बताया, आर इज़ द कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, हेयर आर इज़ द यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पर इसको किस तरह से लिखूँगी, साई आर इज़ इक्वल टू ए, वेयर ए इज़ एनी ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, मतलब कोई भी ये कांस्टेंट है हमारे पास। ई टू द पावर आयोटा मैं कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जी के जी। ठीक है, ये कुछ यूँ हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर के जो है वो क्या है मेरे पास, के इज़ इक्वल टू के वेक्टर मेरे पास है जी के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस
के जी के कैप, ओके। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो कुछ यूं हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर आ जाएगा। और आर जो है वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है जी वेव फंक्शन 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 4 का नेम दे देती हूँ। अब हमें फाइंड करनी है के एक्स के वाई और के जी की वैल्यूज़, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। यूज़ पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये होती है मेरे पास साई एक्स प्लस एल वाई जी इज इक्वल टू साई एक्स वाई एंड जी। ये तो सिंपल है ना, साई वेव फंक्शन और साथ में तीनों डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जी और तीनों की। और ये चेंज कहाँ पर आया है, यहाँ पर एक्स प्लस एल। ये क्या है बेसिकली, मैं रफली फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास जो है वो 3D पोटेंशियल जो था, मैंने एक 3D बॉक्स लिया था, ठीक है। रफली फिगर बना रही हूँ जस्ट समझाने के लिए। इसके अंदर हमने जो है V0 रखा था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारी पुरानी बातें, ठीक है। बाहर V जो है वो था जी इन्फिनिटी, ओके। साइड्स इसकी L थी, ऐसे ही था कुछ, ये सारी पुरानी बातें हैं। हमने समझना क्या है कि ये x प्लस एल क्या है बेसिकली। हमने ये मेरे पास है जी फेज़ 1, ठीक है। ये वाला फेज़ 2 है, ये फेज़ 1 है। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कंसीडर किया मैंने एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव फंक्शन मेरे पास है साई एक्स वाई जी। कैसे, मतलब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो तीनों डायमेंशन में मूव कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है और जी एक्सिस भी मूव कर रहा है। यहाँ पर एक्स जो है, यहाँ पर जो है वो इनिशियल पॉइंट एक्स है मेरे पास, ये वाला। और ये है मेरे पास फेज़ 2, यहाँ पर इसका फाइनल पॉइंट एल है, ठीक है। अब ये जो है ये फेज़ 1, यहाँ से वही इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके एल तक पहुँच जाता है। जब वो एल तक जाता है तो उसका वेव फंक्शन सेम रहता है, उसके वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने जो है ये जो बॉक्स लिया है, ये जो क्रिस्टल लिया हुआ है वो पीरियोडिक लिया हुआ है, मैटर नहीं करता। यहाँ से एक्स से लेकर एल तक वो जा रहा है तो उसका वहाँ पर वेव फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल पॉइंट है तो 0 कंसीडर कर लेते हैं। होप सो समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स प्लस एल लिया, यानी उसके वेव फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से ये साई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे साई की, यहाँ पर जस्ट एक्स की जगह पे एक्स प्लस एल आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा साई, यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगी हूँ, अभी ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये 4 इक्वेशन वाली नहीं, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ। इसे मैं स्टार डैश का नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ओके। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर अयोटा के एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर जो है आएगा x प्लस एल, ठीक है, प्लस बाकी सेम चीज़ रहेगी y के वाई प्लस जी के जी, ठीक है, इज इक्वल टू में आ जाएगा e टू द पावर अयोटा x के एक्स प्लस y के वाई प्लस जी के जी, यहाँ पे के जी आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से a जो है वो a से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ से e टू द पावर अयोटा y के x भी कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर अयोटा
जी की एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास जस्ट बचेगा ई टू द पावर आयोटा के एक्स एल बचेगा। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन है, ये मेरे पास 1 के इक्वल होता है। कब 1 के इक्वल होता है? जब जो है इसकी वैल्यू इक्वल होती है ई टू द पावर आयोटा 2 पाई एन के इक्वल होती है। जब इसकी वैल्यू, तब ये मेरे पास 1 के इक्वल होता है। कंपेयर करते हैं दोनों को, ई टू द पावर आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, जब कंपेयर किया तो मेरे पास क्या बचेगा, के एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एन। अगर मैं के एक्स की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो ये आ जाएगी 2 पाई एन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये मेरे पास आ गई के एक्स की वैल्यू। सिमिलरली हम के वाई और के जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे। इसको कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 5, वेयर एन इज़ द नंबर। एन मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। एन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? अगर एन ज़ीरो हो जाएगा तो के ज़ीरो हो जाएगा। अगर मेरे पास के ज़ीरो हो जाएगा तो जो स्टार्ट में हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो फिर तो हम फिगर जो है हमारे पास, तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या वाई एक्सिस डायरेक्शन में या जी एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एनर्जी ही ज़ीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएगा। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली मेरे पास के एक्स की जब वैल्यू आ गई तो के वाई और के जी की जो है मैं इजीली वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये देखें, मैंने उसकी वैल्यूज़ भी लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे जो मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर लिया था ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। वो किससे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम मैकेनिक्स के ही फाइंड करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हुए उसको फाइंड करेंगे। सो करते हैं। The arbitrary constant A is determined by using the condition, normalization condition यूज़ करेंगे। The probability of finding an electrons on the line is equal to unity, यानी हमारे पास ये unity के इक्वल होता है। क्या कंडीशन है मेरे पास? साई स्टेरिक, साई का कॉन्जुगेट और आर वेक्टर प्लस साई आर, सॉरी प्लस नहीं आएगा, डी एक्स डी वाई और डी जी, यानी तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, और साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी यूनिटी के इक्वल आएगा। इंटीग्रल आ जाएगा 0 से L तक। हमने फिगर में जो ली थी पॉइंट्स लिए थे, जो इनिशियल पॉइंट था वो 0 था और कहाँ तक जा रहा था? L तक जा रहा था। ये है मेरे पास साई स्टेरिक यानी साई का कॉन्जुगेट। साई की मेरे पास जो है वैल्यू है, वैसे तो साई की वैल्यू है ए ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर है। जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये टर्म माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी मेरे पास क्या टर्म है, ए ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट आर। ठीक है, और साई आर की वैल्यू सिंपल है, ए ई टू द पावर प्लस में ही आयोटा आएगा ए के डॉट आर यूनिट वेक्टर। ये आ जाएगा जी इंटीग्रल डी एक्स 0 से L तक इसकी लिमिट जा रही है, डी एक्स डी वाई और डी जी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट है एक्स वाई जी के, तो इसको मैं इंटीग्रल से बाहर ले लूँगी। ये लिमिट 0 से L तक। इसको सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट आर। हमें पता है एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर एक्सपोनेंशियल अलग अलग है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा के आर, ये चीज़ तो कैंसिल होगी, तो मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा ए इंटीग्रल 0 से L ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जी भी साथ में आएगा, इज इक्वल टू 1 भी आएगा, इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जी और इज इक्वल टू 1 आएगा साथ में। अब मैं इसको क्लेरिफाई करके लिखती हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर, बाहर आया, 0 से L तक लिमिट जा रही है, अंदर मेरे पास 1 हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी एक्स डी वाई डी जी इज इक्वल टू 1। जब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा L क्यूब इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगी 1/L³ का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ए इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1/V स्क्वायर रूट, इसके इक्वल आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू को मैं जो है इस इक्वेशन 4 में यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, ओके। So equation 4 becomes, we have a psi r is equal to square root 1/v e to the power iota k dot r, साथ में वेक्टर ऊपर। This is called the equation number लास्ट टाइम हमने 5 तक नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए आई है, ठीक है। तीनों के लिए हमारे पास ये वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्मी सरफेस और फर्मी एनर्जी निकालेंगे। वी ऑल्सो नो दैट स्टार्ट में हमने ये कंसिडर की थी वैल्यू, जो है के स्क्वायर की वैल्यू जो है कौन सी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली कंसीडर की थी हमने, तो उसी को यूज़ करते हुए हम फर्मी एनर्जी और फर्मी सरफेस निकालेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगी, क्या होगा अगर मैं यहाँ से ई की वैल्यू को निकालना चाहूँ, तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ई मेरे पास आएगा इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m साथ में यहाँ पे पहले मैंने एक्स एक्सिस की जस्ट बात कर रहे थे, स्टार्ट में हम चूँकि एज्यूम किया था, बाद में हमने उसे 3 डायमेंशन में लिख लिया था। अब हम तीनों डायमेंशन की बात करेंगे। ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, ठीक है। ये आई मेरे पास एनर्जी की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। This is called the energy of an electron in energy state और orbit, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन जो है हमें किसके तरह की इक्वेशन लग रही है, इट्स लुक लाइक द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। तो ये कुछ उस तरह की हमें लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, के स्पेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पता है आपको, एक्स वाई जी के लिए फिगर से, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तीनों डायमेंशन के लिए फिगर बनाएंगे। कंसीडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 3D, 3 डायमेंशन। ये मेरे पास है के एक्स, के वाई और के जी। ये है जी स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक वो है के एफ, और ये है मेरे पास फर्मी सरफेस, ये सरफेस फर्मी सरफेस है, ठीक है। कोई भी एक मेटल है 3 डायमेंशन का, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ऑर्बिट में या फिर एक एनर्जी स्टेट में पड़ा हुआ है, तो उसके पास एक फिक्स के एक्स, के वाई और के जी की वैल्यू होगी। क्या होगा कि मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो एक ऑर्बिट में या फिर एक एनर्जी स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक एनर्जी स्टेट में बैठा हुआ है। उनके पास हर एक के पास एक अपनी अपनी फिक्स के एक्स, के वाई और के जी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास सेम के एक्स, के वाई, के जी की वैल्यू भी हो सकती हैं, डिफरेंट के एक्स, के वाई, के जी की वैल्यू भी हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जिसके पास के एक्स, के वाई और के जी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो मैं रफली फिगर से समझाती हूँ। ये मैंने लिया, हमारे पास ये है जी ये 3 डायमेंशन ही लिया, ये के एक्स, ये के वाई और ये के जी है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जिनका के वेक्टर जो है वो सेम है, ठीक है, के वेक्टर इनका सेम है। इसके ऊपर और जो है एक सफ़ेयर आ जाएगी, एक और सफ़ेयर आ जाएगी, मतलब सफ़ेयर पे सफ़ेयर आती जाएंगी जैसे जैसे वह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास सेम जो है वो क्या मौजूद है, के एक्स के वाई के जी की वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पर एक गुच्छा टाइप बन जाएगा। ये मेरे पास एक सफ़ेयर है पूरे का पूरा, उसके ऊपर आती जाएंगी और सफ़ेयर आती जाएंगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास सेम के एक्स के वाई के जी की वैल्यू मौजूद है। अब क्या है, जिसके पास कम एनर्जी होगी, ठीक है, उनका के वेक्टर जो है वो कम होगा, और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उसका के वेक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी के पे डिपेंड कर रहा है। होप सो आपको फिगर की समझ आ गई होगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सबसे बड़ा सफ़ेयर कौन सा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सफ़ेयर जो है वो होगा के एफ वेक्टर का, ठीक है। सबसे बड़ा सफ़ेयर फर्मी एनर्जी का होगा। फर्मी एनर्जी क्या है हमारे पास, फर्मी एनर्जी है टॉप फील्ड लेवल, यानी टॉप मोस्ट लेवल, जहाँ पर हमारे पास टॉप मोस्ट लेवल पर जो एनर्जी होती है वो फर्मी एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फर्मी एनर्जी को। ये है हमारे पास फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, ई एफ इज़ इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वेयर ओवर 2m के एफ स्क्वेयर। के एफ ये सबसे मैक्सिमम वेक्टर होगा जिसके पास एनर्जी होगी, मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास के एफ वेक्टर होगा वो टॉप मोस्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। मैंने पहले भी ये बात की, वो टॉप मोस्ट लेवल पे होंगे। अगर मैं कंसिडर करती हूँ, चलो अगर एक क्रिस्टल में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी के वैल्यूज़ कितनी होंगी, ठीक है। मतलब सबसे छोटे सफ़ेयर जो है उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे बड़ा सफ़ेयर कौन सा था, वो तो हमने कह दिया कि के एफ था फिगर में, और सबसे छोटे सफ़ेयर का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा हमारे पास, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम जो है के एक्स के वाई और के जी की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो अभी हमने निकाली। ये हमारे पास के एक्स के वाई और के जी की वैल्यूज़ आई थी जो कि सेम थी, इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम स्मॉलेस्ट स्फीयर निकालेंगे, स्मॉलेस्ट स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या है हमारे पास, के एक्स जो है वो है मेरे पास 2 पाई n डिवाइडेड बाय l, और के वाई और के जी की भी सेम यही वैल्यू थी, मैं इस तरह से इक्वल लिख सकती हूँ। अब मैंने कहा है कि स्मॉलेस्ट स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। स्मॉलेस्ट स्फीयर के वॉल्यूम के लिए हमें n जो है वो 0 रखना पड़ेगा, n जो है उसको 1 रखना पड़ेगा। n कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसकी सारी रीज़न मैंने अभी पहले बताई। n जो है जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास स्मॉलेस्ट स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। n हमने 1 रखा तो मेरे पास जो है के एक्स इज़ इक्वल टू आ गया 2 पाई ओवर l, के वाई भी इसी के इक्वल आ गया, ठीक है, और के जी भी इसी के इक्वल आ गया 2 पाई ओवर l। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि के एक्स इज़ इक्वल टू के वाई इज़ इक्वल टू के जी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर l, ठीक है। अब जो है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम मेरे पास इसका क्यूब जो है 2 पाई ओवर l का क्यूब, ये है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, स्फीयर का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। अगर अब मैं बात करूं कि लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, तो वो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगी। लार्जेस्ट वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम का जनरल फार्मूला 4/3 पाई के एफ स्क्वेयर। के एफ स्क्वेयर कहाँ से आया, वैसे तो यहाँ पे रेडियस होता है, हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन हमने फिगर में जो है हमने रेडियस जो है उसको, ये देखें फिगर में जो हमने रेडियस लिया हुआ है वो के एफ से डिनोट किया है, स्फीयर का जो रेडियस है, इसलिए हमने आर एफ क्यूब लगाया इज इक्वल टू, ये है जी लार्जेस्ट वॉल्यूम स्फीयर का।
अब नंबर ऑफ के वैल्यूज़ फॉर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होगी। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। हम जो है छोटी क्लासेस में क्वेश्चन क्या करते थे कि हम कंसीडर करते थे कि एक हमारे पास सरफेस है, मतलब मैं कंसीडर कर लेती हूँ एक रूम है, उसका एरिया जो है उसे मैंने A1 का नेम दे दिया और उसके अंदर जो है कि छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया मैंने, मतलब एक टाइल लगा ले, एक ईंट मैंने उसको कंसीडर कर लिया कि उसका जो एरिया है वो A2 है। तो अब मुझे जो है उस सरफेस में कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, कितनी ईंटें लगी हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, बड़े एरिया में से छोटे को डिवाइड कर दूँगी, देन मुझे पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया। मतलब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई के एफ क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर एल का क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जो है फॉर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू में इसे सिंपली नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इसको एन से डिनोट कर देती हूँ। एन इज इक्वल टू 4/3 पाई के एफ क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर एल का क्यूब। अब ये 2 क्यों आया साथ, याद रखें कि एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमने साथ में इसके 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ से के एफ की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो हमने स्फीयर का रेडियस लिया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा 4 2s are 8, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और एल क्यूब जो है वो वी के इक्वल है, पहले भी हमने इसको वी के इक्वल ही रखा था। अब यहाँ से मेरे पास एन आ जाएगा के एफ क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल क्यूब की जगह पे अब मैं वी पुट कर दूंगी, तो मेरे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी के एफ क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वी। अब यहाँ से के एफ की वैल्यू निकालेंगे, के एफ क्यूब इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर एन बाय वी। इसका क्यूब ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ 1/3 लगा लेंगे, तो के एफ जो है वो आ जाएगा मेरे पास 3 पाई स्क्वायर एन बाय वी और पावर जो है उसकी 1/3। ये मेरे पास आ गई के की वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं जो है फर्मी एनर्जी में पुट कर दूंगी, यहाँ ये के एफ की जगह पे जो है पुट कर दूंगी, तो मेरे पास इसको इक्वेशन 7 का नेम दे देते हैं। फर्मी एनर्जी में जस्ट के एफ की वैल्यू पुट की है, वो स्क्वायर में थी, जब मैंने स्क्वायर में पुट किया तो ये इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ये मेरे पास आ गया है फर्मी एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो है ये टर्म, ये एन बाय वी टर्म जो है ये क्या है, एन बाय वी जो है ये है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपली हम इसे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इन मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, वो फर्दर हम यूज़ करेंगे डेरिवेशन में, इसलिए हम n की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं यहाँ पर अभी से, ताकि हमें ईजीली हम इसे फर्दर यूज़ कर सकें। ये मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को बाहर निकाल लिया है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। इसको इक्वेशन 10 का नेम दे देते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब वापस फिगर की तरफ चलते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर मैं आपको फिगर को दिखाऊं, मतलब कंसीडर दैट हमने एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस जो है वो के एफ है। ठीक है, उस स्फीयर पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो कि स्फीयर में घूम रहे हैं, मतलब मैंने जस्ट एज्यूम किया कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सरफेस पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जारी बात है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी तो होनी चाहिए। तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी जो है बेसिकली फर्मी वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन फर्मी सरफेस।
ठीक है, इज नाउन एज द फर्मी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई मोमेंटम तो होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, एम वी वेलोसिटी, वी एफ से डिनोट करेंगे मतलब फर्मी वेलोसिटी। हमने स्टार्ट में पढ़ा था जो था हमारे पास क्रिस्टल मोमेंटम। क्रिस्टल मोमेंटम हमारे पास क्या था, पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के। ये हमने स्टार्ट में निकाला था क्रिस्टल मोमेंटम। इसी को यूज़ करेंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू एच क्रॉस के। ठीक है, के एफ आ जाएगा, मतलब फर्मी की बात कर रहे हैं, के एफ। यहाँ से मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, फर्मी वेलोसिटी, तो सिंप्लीफाई करते हैं, एच क्रॉस डिवाइडेड बाय एम और साथ में आ जाएगा के एफ। अब के एफ की वैल्यू जो है वो अभी अभी हमने जो है कैलकुलेट की है यहाँ पर, ये वाली, ये वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब ये है इक्वेशन नंबर 8। सो पुट इक्वेशन 8 इन, इसको इक्वेशन 11 का नेम दे देते हैं, पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के एफ इन अबव इक्वेशन, इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 8 को जो है वो पुट करना है इक्वेशन नंबर 11 में। सो वी हैव, सॉरी फॉर दैट, मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा ये रिलेशन, एच क्रॉस ओवर एम 3 पाई स्क्वायर एन बाय वी, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। होप सो अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट ये अब हमारे पास आ गई फर्मी एनर्जी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फर्मी वेलोसिटी, फर्मी एनर्जी, क्रिस्टल मोमेंटम, आप इसे साथ साथ नोट करते जाएं, अच्छे से समझ आएगी। हेडिंग देकर साथ साथ जो है इसको लिखें, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। इसको हम एक इक्वेशन 12 का नेम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो है क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड एनर्जी लेवल पर यूनिट एनर्जी रेंज। मतलब मैं एक क्रिस्टल कंसीडर करती हूँ, उसका एक फेज़ E1 है, एक E2 है, तो मैंने उसमें देखना है कि एनर्जी लेवल जो है, कितने एनर्जी लेवल्स उसमें फील्ड हैं, तो वो हमें कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डी, इसको हम डिनोट डी ई से करते हैं, डी ई इज इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाय डी ई। डी ई यानी एनर्जी का चेंज, जो मैंने अभी बताया कि हमने एक क्रिस्टल कंसिडर किया था इस तरह से, तो इसका एक फेज़ E1 और E2, मतलब एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो डेरिवेटिव लगाएंगे डी ई। अब हम जो है यहाँ पर n की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी तो वो पुट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू E, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी। वी कैन सी, ये n की वैल्यू हमने तभी निकाली थी क्योंकि हमें पता था कि नेक्स्ट ये डेरिवेशन में यूज़ होगी, तो हमारे पास अब ये n की वैल्यू है, हम इसको पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू E, तो हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा d ओवर डी ई v ओवर 3 पाई, वैल्यू पुट करें जस्ट n की, 2m e डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, जस्ट हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सारी टर्म्स जो है मैं बाहर निकाल लेती हूँ, v ओवर 3 पाई, ओके, v ओवर 3 पाई 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किस पे होगी, e की पावर 3/2, जस्ट ये टर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी, बाकी सारी कांस्टेंट है। ये हो जाएगा मेरे पास v ओवर 3 पाई 2m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होता है, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक की डेफिशिएंसी, ये आ जाएगा 1/2 मेरे पास। ठीक है, तो ये टर्म, सॉरी इसके ऊपर भी 3/2, इसको मैंने बाहर लिया है तो इसके ऊपर 3/2 आएगी, पावर अलग अलग कर लिया 3/2, तो ये मेरे पास आ गई है डेंसिटी ऑफ स्टेट की फाइनल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट फॉर 3D क्रिस्टल यानी 3 डायमेंशन क्रिस्टल,
डेंसिटी ऑफ स्टेट मैं यूँ कह सकती हूँ कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है DE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंप्रेशन है, याद रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, ठीक है। अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूँ तो वो कुछ यूँ होगा। इसका ग्राफ मेरे पास इस तरह से होगा। मैंने एक्स एक्सिस पे E लिया और वाई एक्सिस पे डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसकी कर्व कुछ यूँ बनेगी, इस टाइप की, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला डेंसिटी ऑफ स्टेट का, ये जो है जस्ट एप्लीकेबल है, जस्ट यूजफुल है किसके लिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए, ठीक है, यानी 0 केल्विन के लिए। अगर मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है जस्ट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। अगर हम टेम्परेचर कुछ बढ़ाते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो n चेंज हो जाएगा, n चेंज हो जाएगा तो E भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं। एट T टेम्परेचर मतलब कुछ टेम्परेचर रखा हमने, क्या होगा? नंबर डेंसिटी जो है फील्ड एनर्जी स्टेट्स क्या होंगी? T टेम्परेचर, T केल्विन होगी, T केल्विन। तो क्या आएगा? NE है मेरे पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स फॉर T टेम्परेचर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट और आगे FE। ये FE क्या है मेरे पास? FE है फर्मी डिराक फंक्शन। फर्मी डिराक फंक्शन का कॉन्सेप्ट्स भी मैं क्लियर करती हूँ। फर्मी डिराक फंक्शन का बेसिकली एक्चुअल में फॉर्मूला होता है FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय E माइनस EF डिवाइडेड बाय KT माइनस प्लस 1, ठीक है। अब ये जो है फर्मी फंक्शन जो है वो क्या बताता है? बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, ठीक है। स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। इसकी दो कंडीशन है। इसकी कंडीशन है मेरे पास इफ़ E जो है वो लेस देन है EF के और टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट है यानी 0 केल्विन पे है, देन मेरे पास फर्मी फंक्शन जो है वो क्या होगा? 1 होगा। मतलब अगर ये लेस देन है, E लेस देन है EF के, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी उसके होने की क्या है? 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है। और सेकंड जो है इफ़ E ग्रेटर देन EF देन टेम्परेचर जो है कुछ हमने बढ़ाया यानी T केल्विन कह लेते हैं, देन फर्मी एनर्जी जो है फर्मी फंक्शन वो आ जाएगा 0, ठीक है। ये इसकी दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। ये दोनों कंडीशंस आपको होप सो जो इसका फर्मी फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, यानी 0 टेम्परेचर पे। वो क्या होगी हमारे पास? उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E एवरेज यानी टोटल सबका सम और फिर टोटल पे डिवाइड, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय N। N जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और E यहाँ पर क्या है? E है जी एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तमाम इलेक्ट्रॉन्स का की एनर्जी। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? E इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/n इंटीग्रल 0 से EF, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट है, या तो 0 होगी वो या फिर EF होगी। ये आ जाएगा DE डेंसिटी ऑफ स्टेट, FE और DE। अब यहाँ पर फर्मी फंक्शन की कंडीशन अभी हमने पढ़ी एट 0 केल्विन यानी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास फर्मी फंक्शन क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इम्प्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा, 1/n इंटीग्रल 0 से EF फर्मी एनर्जी EDE और साथ में डेरिवेटिव DE। अब क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाली डेंसिटी ऑफ स्टेट की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। सो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 3 पाई पे स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर हम स्क्वायर लगाना भूल गए, सारी डेरिवेशन अभी हमारी ख़राब हो जानी थी। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3 पाई पे, सॉरी जस्ट स्क्वायर लगाया है।
अब हम क्या करेंगे, थ्री पाई स्क्वायर आना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये आना था यहाँ पे 2m/h² पावर 3/2, 3/2 e की पावर 1/2। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा DE 1/n इंटीग्रल 0 से EF E। अब ये मेरे पास ये 2 जो है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा v/2 पाई स्क्वायर 2m डिवाइडेड बाय h² पावर 3/2 मल्टीप्लाई में e की पावर 1/2 DE। जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ये देन कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन जस्ट e पे होगी, ठीक है। e की पावर में भी 3/2 आना है, चूंकि इसी से सेपरेट हमने किया था, यहाँ था e अंदर, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो पावर सेम आएगी, 3/2 आएगा यहाँ पे। और कॉन्स्टेंट्स बाहर ले रहे हैं अब हम, v2 पाई स्क्वायर 2m डिवाइडेड बाय h² पावर में 3/2 और इंटीग्रेशन अप्लाई हुई e पे, e टू द पावर EF e की पावर 3/2 और DE। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ एज इट आ जाएगी यहाँ पर, n v/2 पाई स्क्वायर थ्रू m डिवाइडेड बाय h² पावर 3/2। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर स्टार्ट में और पावर में एक की एडिशन, ठीक है, डिवाइड में भी वही, और ये आ जाएगा 2/5 EF 5/2, ठीक है। अब जो n की वैल्यू थी हमारे पास हमने निकाली, ये लास्ट पे n की वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जो है वो हम इस टर्म में यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास कैंसिलेशन होके एवरेज एनर्जी की वैल्यू जो है वो आएगी E इज इक्वल टू 3/5 EF, ठीक है। जस्ट n की वैल्यू पुट करनी है, तो कैंसिलेशन होके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, वो है 3/5 EF। So this relates the average kinetic energy of an electrons at absolute zero, यानी absolute temperature 0 Kelvin to the Fermi energy at the same temperature। होप सो आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, साथ साथ नोट करें तो अच्छे से समझ आती है। लास्ट वीडियो में हमने 1 डायमेंशन को डील किया था, इस वीडियो में हमने 3 डायमेंशन को डिटेल से जो है डिस्कस किया है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।